दोस्तों, एक महिला दरोगा अपने ड्राइवर के साथ किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए अपनी जीप से जा रही होती है। दोपहर का समय हो जाता है। वो महिला दरोगा अपने ड्राइवर से कहती है कि किसी अच्छे होटल के पास गाड़ी को ले चल के खड़ा करो, किसी अच्छे होटल में खाना पीना खा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो केस है इसके इन्वेस्टिगेशन में रात हो सकता है, अंधेरा हो जाएगा, फिर हम लोग खाना पीना नहीं खा पाएंगे, इसलिए कोई एक अच्छा होटल ढूंढो और वहां पर चल के हम लोग खाना पीना खा लेते हैं। दोस्तों, ड्राइवर जीप को लेकर के और एक अच्छे होटल के पास जाता है और मैडम से कहता है, मैडम सबसे अच्छा होटल इस रोड पर यही है, चलिए यहीं पर खाना पीना खा लिया जाए, क्योंकि आगे इससे अच्छा कोई भी होटल नहीं है। दोनों वहां पर उतर जाते हैं और होटल के अंदर जैसे ही एंट्री करते हैं, महिला दरोगा आगे आगे होती है, पीछे से ड्राइवर होता है। आगे आगे जैसे ही वो उस होटल के अंदर एंट्री करती है, सामने एक व्यक्ति बर्तन धो रहा होता है। जैसे उस व्यक्ति को देखती है, महिला दरोगा के आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। उस व्यक्ति के नजदीक जाती है और वहीं पर फूट फूट करके रोने लगती है। वो व्यक्ति भी जब देखता है कि कोई महिला मेरे सामने आकर के रो रही है और वो बर्तन धोते धोते अपनी गर्दन को जब ऊपर करता है, वो व्यक्ति भी जब उस महिला को देखता है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लग जाता है। दोस्तों, कौन थे ये दोनों? क्या था इन दोनों के बीच में रिलेशन? ये महिला दरोगा एक बर्तन धोने वाले को देख करके ऐसे फपक फपक कर क्यों रोने लगी थी? दोस्तों, आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले मेरा आप सबसे वही एक छोटा सा निवेदन, एक छोटी सी विनती कि कृपया अगर चैनल पे आप नए होंगे, अगर पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, कविता और आलोक दो पति पत्नी होते हैं। दोनों एक शहर में एक साथ रह रहे होते हैं। दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा प्यार था। कविता भी आलोक को जी जान से ज्यादा प्यार करती थी और आलोक भी अपनी पत्नी कविता को हद से ज्यादा प्यार करता था। दोस्तों, कविता पढ़ने लिखने में काफी तेज तर्रार थी। आलोक वहीं पर एक कंपनी में प्राइवेट जॉब कर रहा होता है। अच्छा खासा तनख्वाह था आलोक का, कम से कम 25-30 हजार रुपए उसको हर महीने तनख्वाह मिल जाता था और उसी पैसों से वो कविता को पढ़ा रहा होता है। कविता का सपना था कि पढ़ लिख करके उसे एक बड़ा अधिकारी बनना था। दोस्तों, और आलोक भी कभी भी उसके पढ़ाई लिखाई में कोई रुकावट नहीं बनता है। वो हमेशा कहता है कि अगर तुम्हारा सपना है, तुम्हें पढ़ना है, तुम्हें कुछ बनना है, तो तुम जितना पढ़ना चाहती हो पढ़ो, मैं सारे पैसे जितना कहोगी, जिस चीज में कहोगी सब खर्च करूंगा, मैं कमाऊंगा और तुम पढ़ते रहो। दोस्तों, कविता जी जान लगा करके पढ़ती रहती है। ग्रेजुएशन उसका कंप्लीट हो गया होता है, कंपटीशन की तैयारी कर रही होती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकलती है और उस वैकेंसी को फिलअप करती है, उसका एग्जाम देती है और उत्तर प्रदेश पुलिस में वो सब इंस्पेक्टर बन जाती है। दोस्तों, जैसे ही कविता सब इंस्पेक्टर में सेलेक्ट होती है, उसके घर पे लोगों का तांता लग जाता है। सब उसको धन्यवाद बोलने के लिए उसके घर पे आने लगते हैं, कांग्रेचुलेट करने के लिए। उसके आसपास के कॉलोनी के सब, कविता के और आलोक के सारे दोस्त सब आता है और कविता को कांग्रेचुलेट करता है। वहीं पर आलोक बैठा रहता है। लोग उससे आकर कहते हैं कि कविता मैडम कहाँ है, और सीधे जाकर के कविता से मिलते हैं। अब आलोक को ऐसा महसूस होता है कि लोग, अब कविता ऑफिसर बन चुकी है, इसलिए लोग डायरेक्ट उसी के पास जाते हैं, मुझे कोई भी नहीं पूछता है। धीरे धीरे कविता ट्रेनिंग वगैरह करने के बाद एक जगह पर पोस्टेड हो जाती है। वहां पर भी जब कोई भी व्यक्ति, कोई सिपाही वगैरह आता है तो सीधे दरवाजे पर आलोक से पूछता है कि मैडम कहाँ पर है, और सीधे मैडम के पास जाकर के उससे बातचीत करके चले जाते थे। अब आलोक के दिलो दिमाग में एक अलग टाइप की मानसिकता बैठ जाती है कि इस घर में मेरी कोई भी इज्जत नहीं है। यहाँ पर जो इज्जत है सिर्फ कविता की इज्जत है। कविता के ही रहमो करम पर मैं पल रहा हूँ और कविता भी यही चाह रही है कि सिर्फ उसी की वैल्यू हो, उसके पति का न हो। लेकिन ऐसा नहीं था। कविता अपने पति को जी से जान से ज्यादा प्यार करती थी
और वो हमेशा अपने पति की इज्जत करती थी। लेकिन अब उसके दिलो दिमाग में तो गलत चीज़ें बैठती जा रही थी। आलोक हमेशा रात दिन यही सोचता रहता था कि कविता की वैल्यू इस घर में ज़्यादा है, कविता की पूछ ज़्यादा है। हर व्यक्ति जो भी आता है सिर्फ कविता मैडम करता रहता है, आलोक को कोई भी नहीं पूछता है। मैं इस घर का एक सिर्फ नौकर मात्र रह गया हूँ। इस तरह की चीज़ें उसके दिलो दिमाग में घूमने लग जाती हैं और ऐसी विकृत मानसिकता उसके अंदर पनप जाती है कि एक दिन वो डिसाइड कर लेता है कि मैं अब कविता को छोड़ दूंगा, अब मैं कविता को तलाक दे दूंगा। दोस्तों, वो कविता से कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा, इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मैं नौकर की तरह से हूँ, इसलिए अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मैं अब अलग रहूंगा, मैं अब तुम्हें तलाक दे रहा हूँ। कविता उसके पैरों पर गिरती है, उससे बहुत मनाती है, कहती है कि आप मेरे पति परमेश्वर हैं, आपने मुझे सब इंस्पेक्टर बनाया है, आपने पैसे खर्च कर करके मुझे पढ़ाया है, लिखाया है, आपकी वैल्यू ज़्यादा है। मैं बोल रही हूँ कि आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन आप ऐसा मत करिए, आप ऐसे तलाक के बारे में मत सोचिए। हर पति चाहता है कि उसकी पत्नी पढ़ लिख करके आगे बढ़े, जिससे उसकी वैल्यू हो, उसका नाम हो। आप ये क्या सोच रहे हैं कि लोग मेरे पास आ जा रहे हैं किसी काम से और मुझे पूछ ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये थोड़े है कि आपको सब लोग नेगलेक्ट कर रहे हैं। मैं बोल रही हूँ कि मैं आपकी इज्जत करती हूँ, मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, मैं आपको जी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। बहुत सारी चीज़ें कहती है आलोक को, लेकिन आलोक के दिलो दिमाग में कुछ और ही चढ़ गया था। अब आलोक उसको छोड़ना चाहता था, क्योंकि जब आदमी के दिलो दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें बैठ जाती है तो उसे आप कितना भी कहेंगे, कितना भी समझाएंगे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो जब तक उस स्टेप को नहीं लेता है तब तक सुधरता नहीं है। दोस्तों, और आलोक के साथ भी यही हो रहा था। एक दिन वो कविता को छोड़ करके और चला जाता है और किसी दूसरे शहर में चला जाता है और चिट्ठी एक लिख करके रख करके जाता है कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें नोटिस भिजवा दूंगा आने वाले समय में, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। और ये कह करके वो किसी और शहर में चला जाता है, अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर देता है, अपना सिम बदल देता है, दूसरा सिम डाल लेता है और दूसरे जगह जा करके नौकरी करने लग जाता है। इधर कविता छटपटाती है जब उसका चिट्ठी पाती है, जब ड्यूटी से आती है और उसकी चिट्ठी बेड पर पड़ा हुआ मिलता है। उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और ड्राइवर से कह करके गाड़ी मंगा करके शहर के चारों तरफ ढूंढने की कोशिश करती है कि कहीं दुखी होकर के और इधर उधर कहीं घूम रहे होंगे, कहीं न कहीं मिल जाएंगे। लेकिन वो तो उस शहर में था ही नहीं, उसे कहाँ मिलने वाला था। वो बेचारी सुबह से लेकर शाम तक परेशान रहती है, उसे ढूंढती रहती है, लेकिन आलोक कहीं भी नहीं मिलता है। थक हार करके रात को आकर के वो किसी भी तरीके से बिना खाए पिए सो जाती है। सुबह उठती है, फिर ढूंढने की कोशिश करती है। ऐसे 2-3 दिन उस ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं रहता है। उसका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, दूसरा सिम वो चेंज कर चुका था, इसलिए उसका कुछ पता नहीं चलता है। तो 2-3 दिनों के बाद फिर कविता परेशान होकर के और हताश होकर के फिर ढूंढना बंद कर देती है। वो अभी भी उसके दिलो दिमाग में था कि ये कहीं गुस्सा होकर के गए होंगे, नाराज होकर के गए होंगे, 2-4 दिन में आ जाएंगे। लेकिन ऐसे हफ्ते बीत जाते हैं, महीने बीत जाते हैं और उसका कुछ भी अता पता नहीं रहता है। तब कविता ये सोच लेती है कि अब ये जो बोल करके गया था कि मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ, वो सच है, ये मुझे तलाक दे चुका है और ये कहीं भी जा चला गया। लेकिन फिर भी कविता एक पतिव्रता स्त्री थी, वो उसी को चाहती थी, उसी को मानती थी, उसकी तस्वीर को हमेशा अपने सामने रख करके कोई भी चीज़ करती थी। जब भी वो ड्यूटी के लिए जाती थी तो उसके तस्वीर के सामने एक सैल्यूट मार के ही अपनी वर्दी पहन करके वो बाहर निकलती थी। इतना वो उसे चाहती थी, लेकिन ये इसके दिलो दिमाग में ऐसी मानसिकता बैठ गई थी जिसके वजह से इतना प्यार करने वाली, इतना चाहने वाली पत्नी को छोड़ करके और वो भाग गया था। इधर कविता अपनी ड्यूटी करती रहती है और वो एक शहर में चला जाता है, वहाँ जा कर के नौकरी करता है। वहाँ भी उसको नौकरी मिल जाती है, वहाँ नौकरी करता रहता है। इधर फिर कविता की थोड़े दिनों के बाद पोस्टिंग उसी शहर में हो जाती है जिस शहर में वो नौकरी करता था। और जब उस शहर में वो जाती है और
वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रही होती है, और जब उस होटल में वो मिलता है तो वहाँ पर बैठ करके वो पूछती है, उसको कहती है कि देखो इतने दिन हो गए और तुम छोड़ करके आ गए, ये क्या कर रहे हो आप यहाँ पर? आप बर्तन धो रहे हो, आप तो एक अच्छे खासे कंपनी में नौकरी करते थे, आपको की तो तनख्वाह 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, आप यहाँ पर कैसे क्या कर रहे हो? कविता रोती रहती है और ये बातें उससे पूछती रहती है। जब कविता ऐसी बातें करती है तो उसके भी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, वो भी रोने लगता है और रोते रोते कहता है, अपनी सारी बातें बताता है। कहता है कि मैं वहाँ से तुम्हें छोड़ करके तो आ गया, लेकिन मुझे रातों को नींद नहीं आता था। मैं रात को जब सोता था तो तुम्हारी ही याद आती रहती थी, तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता था। यहाँ पर आकर के मैंने एक नौकरी मुझे मिल गई। कुछ दिन मैंने नौकरी किया, लेकिन उसके बाद मेरा एक भयंकर एक्सीडेंट हो गया, मेरे हाथ पैर सब फ्रैक्चर हो गए और उसके बाद मैं हॉस्पिटलाइज हो गया। जितना भी पैसा मैंने कमाया था सारे पैसे मेरे हॉस्पिटल के ट्रीटमेंट में लग गए। जब मैं थोड़ा ठीक हुआ और कंपनी में दोबारा नौकरी के लिए गया तो कंपनी वालों ने मुझे भगा दिया। कहा कि अब तुम्हारे जैसे अपाहिज के लिए यहाँ पर कोई नौकरी नहीं है। जब वहाँ से कंपनी वालों ने मुझे भगा दिया, मैं कई जगह चक्कर मारा, कई जगह नौकरी ढूंढा, लेकिन मुझे कहीं भी नहीं मिला। मैं फिर खाने के लिए मोहताज हो गया। मैं कई दिनों तक सड़क पर, रोड पर भूखों इधर उधर घूमता रहा। मैं कई दिनों तक भीख मांग करके खाया, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी किसी ने नहीं दिया। फिर आकर के मैं इस होटल में पहुंचा, इस होटल के मैनेजर से मिला, होटल के मालिक से मिला, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी नौकरी अभी फ़िलहाल नहीं है। अगर आपको करना है तो ये बर्तन धोने वाला काम है, ये आप करोगे तो कर सकते हो, बाकी हमारे पास कोई जॉब नहीं है। मैंने सोचा चलो यही काम कर लेता हूँ, कम से कम इससे मेरा पेट तो भरेगा, कुछ खाने को तो मिलेगा। और तब से लेकर के आज तक मैं इस होटल में बर्तन धो रहा हूँ। दोस्तों, कविता वहाँ पर बैठ करके अपनी गर्दन नीचे करके फफक फफक करके रोने लगती है। एक तरफ कविता रो रही होती है, दूसरी तरफ आलोक रो रहा होता है। कविता फिर उससे कहती है कि ठीक है जो भी है आपका, लेकिन आपने ऐसा कैसे सोच लिया था कि मैं आपसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं आपकी इज्जत नहीं करती हूँ, और ये कैसे सोच करके आप यहाँ पर आ गए? वो कहता है कि जब सारे लोग जो भी आता था घर पे वो यही कहता था कि कविता मैडम कहाँ है, कविता मैडम कहाँ है, कविता मैडम कहाँ है, और मैं बैठ करके सबकी बातें सुनता रहता था। जब ये लोगों का मैं सुनता था और देखता था तो मेरे दिल में यही होता था, दिल में एक टीस होता था कि हर व्यक्ति सिर्फ कविता को ही चाहता है, सिर्फ कविता को ही पूछता है, मेरी कोई भी वैल्यू नहीं है, मैं एक नौकर की तरह से इस घर में हूँ। और वो चीज़ मेरे अंदर जो जलन था वो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था, और फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम्हें तलाक दे दूँ। लेकिन मेरा ये डिसीजन गलत था। बाद में मुझे महसूस हुआ कि नहीं, जो चीज़ मैंने कर लिया ये बहुत ही ज़्यादा गलत था, लेकिन अब तो हो चुका था। अब तो तुम्हारे सामने मैं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं था, इसलिए मैं जैसे भी रोग आकर के मर पीट करके जैसे भी ज़िंदगी काट रहा था। अब मेरा सिर्फ यही एक था कि जब तक जी रहा हूँ ऐसे जी जाऊँगा, लेकिन मुझे ज़्यादा दिन जीना नहीं है। अब मैं सोच रहा था, कभी कभी तो दिल में आता था कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, अपना सुसाइड कर लूँ, क्योंकि जब भी मैं रात को सोता था तो मैं तुम्हें ही देखता था, क्योंकि आज भी मेरे दिल में तुम ही हो। इतनी बातें बोलता है तो कविता उसके तरफ देख करके और रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि आपके भी दिलो दिमाग में यही चीज़ घूम रहा था कि आजकल की औरतें और लड़कियां कोई भी अच्छा जॉब जैसे ही पा लेती हैं अपने पति से को दरकिनार कर देती हैं, अपने पति को बिल्कुल छोड़ देती हैं और अपने लायक कोई दूसरे व्यक्ति के साथ रहना शुरू कर देती हैं। आजकल जो कोई बड़ी अधिकारी बन जाती है, अपने जो पुराना पति है उसको भूल जाती हैं, उसको छोड़ देती हैं। यही चीज़ें आपके भी दिलो दिमाग में था कि आपकी भी पत्नी कुछ ऐसी ही हो गई है। लेकिन आपको ये जानना चाहिए कि मैं कल भी आपकी थी, आज भी आपकी हूँ,
और 7 जन्म तक आपकी रहूंगी। आपके पैरों के, आपके कदमों के पीछे पीछे मेरे कदमों के निशान होंगे। मुझे जो बनाया है, मुझे जो किया है, मुझे आज जो जिस जगह पर पहुंचाया है वो आपने पहुंचाया है, और आपके लिए मैं अपने मरते दम तक, आखिरी सांस तक आपके लिए रहूंगी और आपकी ही बन करके मैं मरना चाहूँगी। दोस्तों, इतनी सारी बातें बोलने के बाद वो कहती है कि चलिए अब उठिए और घर चलते हैं। वो कहता है अब किस मुंह से मैं उठूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं तुम्हारे लायक नहीं रह गया हूँ, मैं एक नौकर हूँ और मुझे जो मेरा काम मिला है वो मुझे काम करने दो और तुम जाओ। तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, तुम एक अधिकारी हो, मैं एक बर्तन साफ करने वाला हूँ। वो कहती है कि जो अधिकारी मैं बनी हूँ वो आपकी देन हूँ, आपने मुझे अधिकारी बनाया है, मेरी ज़िंदगी पर आपका अधिकार है, इसलिए आप कोई बर्तन धोने वाले नहीं हो, आप मेरे साथ चलो। और फिर उसके बाद अपने पति को लेकर के अपने घर चली आती है। दोनों खुशीपूर्वक रहने लगते हैं। पैसे इकट्ठा करके अब अपने पति का एक अच्छा सा बिजनेस करवाती है और धीरे धीरे उसका पति उस बिजनेस में सक्सेस हो जाता है। कुछ दिनों के बाद, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद उन्हें एक बेटा होता है और फिर 1-1.5 साल के बाद उन्हें एक बेटी होती है। दोनों का परिवार काफ़ी खुशीपूर्वक रह रहा होता है। दोस्तों, इस कहानी का मतलब, इस कहानी का सार सिर्फ यही है कि पति पत्नी के बीच में किसी भी तरह का द्वेष, बड़ा छोटा और किसी भी तरह का हीन भावना नहीं होना चाहिए। पति अगर ऊंचे ओहदे पर है तो पत्नी के अंदर किसी तरह का ग्लानि नहीं होना चाहिए, और अगर पत्नी अगर पति से एक कदम आगे बढ़ जाती है तो पति को उसका सपोर्ट करना चाहिए, न कि किसी भी तरीके का हीन भावना अपने अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या राय है? पत्नी के बारे में क्या और पति के बारे में क्या है? आलोक क्या अपने जगह पर सही था या कविता अपने जगह पर सही थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।